अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोज़ एट 7 के साथ हाजिर है साइमा सुखेरा, इस उम्मीद इस यकीन के साथ कि आप तमाम लोग बाहिफाजत होंगे। नाजरीन, आज की दुनिया की सियासत में एक ऐसा तारीख़ी मोड़ सामने आया है जिसने ना सिर्फ मशरिक़ वस्ता बल्कि पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सबसे पहले ये ऐलान किया कि ईरान और अमरीका के दरमियान अमन मुआहिदा तय पा गया है और उस पर बाकायदा दस्तखत की तकरीब 19 जून को स्विट्ज़रलैंड में मुनाकिद होगी। ये मुआहिदा सिर्फ दो ममालिक के दरमियान जंग बंदी नहीं था बल्कि सफारतकारी, मुज़ाकरात और अमन के रास्ते पर एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। आलमी सतह पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा जा रहा है और कतर, सऊदी अरब और तुर्की समेत मुतअद्दिद ममालिक की सालसी कोशिशों का भी जिक्र किया जा रहा है। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने पैगाम में मुआहिदे की तकमील और आबनाए हरमज़ को दोबारा खोलने का बाकायदा ऐलान किया और जिसके बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में फौरी कमी का रुझान भी देखा जा सकता है। नाज़रीन, पाकिस्तान में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत मुख्तलिफ सियासी शख्सियात ने भी इस पेशरफ्त को खित्ते और दुनिया के लिए खुशाइंद करार दिया। इस सूरत हाल ने पाकिस्तानी अवाम में ये उम्मीद पैदा की कि अगर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें मुसलसल नीचे आती हैं तो मुल्क में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी और महंगाई के दबाव में कुछ रिलीफ मिल सकता है। ताहम ये रिलीफ हुकूमत की पॉलिसियों, टैक्सों और आलमी कीमतों के तसलसल पर भी मुनहसर होगा। नाज़रीन, ये मुआहिदा हमें क्या पैगाम देता है? बेशक ये मुआहिदा हमें पैगाम देता है कि तोपों और मिसाइलों से ज़्यादा ताकतवर हथियार, मुज़ाकरात, बर्दाश्त और सफारतकारी। अगर ये मुआहिदा कामयाबी से अमली शक्ल इख्तियार करता है तो ना सिर्फ खित्ते में कशीदगी कम होगी बल्कि आलमी तजारत, तवानाई की फराहमी और माशी इस्तेहकाम को भी एक नई ज़िंदगी मिल सकती है। नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए भी ये एक अहम सफारती कामयाबी तस्वुर की जा रही है जिससे दुनिया में इसके मुस्बत किरदार को उजागर करने का मौका मिला है। पूरी दुनिया की नज़रें 19 जून की तकरीब पर हैं जहां उम्मीद की जा रही है कि अमन का ये सफ़र एक नए बाब का आगाज़ करेगा और जंग के साए हमेशा के लिए ख़त्म होंगे। तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम की कुछ राह हमवार होगी। इसी के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ने अभी हमें ज्वाइन किया है। ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले ये बताइएगा कि जो अब 19 जून को मुआहिदे की हम खबरें सुन रहे हैं, क्या ये मुआहिदा हो जाएगा? क्या दुनिया अमन का एक नई इस मुआहिदे के दस्तखत के साथ एक नई सुबह होते देखेगी? बिल्कुल देखेंगे। तो अभी मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर ने भी डिस्क्लोज कर दिया है, ईरान ने भी, अमेरिका ने भी, और इवन आज से नेवल रॉकेट जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उसको भी खोल देंगे। 7 दिन की जंगबंदी में भी एक्सटेंशन हो रही है। तो ये आई थिंक अब तो ये मुसद्दक़ा खबर है। अभी तक अनलेस के ईरान इजराइल को ऐसी खास खबर ना करे जिसकी वजह से जो एक स्पॉइलर होगा मिसाइल करता है वो बात हो, अदरवाइज अपरेंटली तमाम हर्डल्स, इरिटेंट्स जो खत्म हो चुके हैं और ये मुआहिदे जा रहे हैं और ये एक इनिशियल है। इसके बाद मेरे ख्याल में 2 हफ्ते के बाद तो टेक्निकल जो टीम है वो बैठेंगी, वो मुआहिदे करेंगी डिटेल के अंदर, जिसमें बात की जाएगी खास तौर पे ईरान को डीन्यूक्लियराइज कैसे करने हैं, इंडस्ट्रियल को कहाँ शिफ्ट करने हैं, वो बात की जाएगी। उसके साथ ये देखने की बात होगी कि किस तरीके से ये सैंक्शन खत्म होंगी, कैसे होंगे, ये बातें जो अब उसको ईरान को गारंटी कैसे मिली कि अमेरिका अटैक की करेगा, ये सारी चीजें सेटल होंगी। तो मेन इशू पहले सेटल हो जाए ताकि दुनिया को जो इकोनॉमिक क्राइसिस में, एनर्जी क्राइसिस में, फूड सिक्योरिटी की क्राइसिस में, ये खत्म हो जाए और इसके बाद इंशाल्लाह बैठ के जब बैठेंगे टीम तो फिर बाकी चीज़ों के ऊपर इंशाल्लाह। ब्रिगेडियर साहब, ये बताइएगा, जब भी कोई अमन मुआहिदा होने जाता है तो उसके कुछ हम स्पॉयलर्स भी देखने को मिलते हैं कि कुछ लोग इतने खुश नहीं होते या कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, कोई इंसिडेंट जिससे हम जो पीस जो प्रोसेस है वो सबोताश हो जाता है, कभी ईरान पीछे हट जाता है। इसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं उनकी गारंटी कौन देगा? बिकॉज उनके जो बयानात हैं वो भी काफ़ी एग्रेसिव होते हैं जिससे पूरा पीस प्रोसेस जो है वो ना सिर्फ हॉल्ट होता है बल्कि कई दफ़ा ये होता है कि ऑन ग्राउंड तो पीस प्रोसेस होने जा रहा होता है लेकिन उनकी जो बयानबाजी है मतलब कॉल फेल में तजाद नज़र आ रहा होता है। आपको लगता है कि 19 तक अब हम बखैरियत बहिफाजत जो है पहुंच जाएंगे और वाकई कहीं दोनों अतराफ से ज़रा सब्र का मुजाहिरा होगा?
आई थिंक अभी जो भी रिटर्न से जो प्रॉब्लम थी सॉल्व हो गई है, खास तौर पे लेबनान इज अ पार्ट ऑफ द ये मुआहदे के अंदर सबसे बड़ी बात ये है जी और जाहिर है कि उसकी जो प्रॉक्सीज हैं वो भी ईरान भी इंश्योर के वो इसकी वजह नहीं करती, वो भी इसमें शामिल है और तमाम चीजों पर गौर किया जाएगा। और मेरे लिए क्या जब आप कोई अच्छी गुंजाइश रह गई है जिसमें जब स्टेट ऑफ न्यूज भी खुल जाता है, नेवल ब्लॉकेट खत्म हो जाता है और जनबंदी जो है वो 4 की बढ़ जाती है, इसका मतलब है जब आपकी शिप मूवमेंट स्टार्ट हो गई है अंडर द सुपरविजन ऑफ ईरान और ओमान के साथ, तो ये एक मेन ट्रेंड है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अमेरिका अटैक कर देता है स्टेट ऑफ न्यूज के ऊपर या ईरानी अटैक कर देते थे और फिर उसके बाद ईरान भी अमेरिकन जो ऐसे जो ट्रुप्स शिफ्ट करने शुरू करेंगे, उससे बड़ा फर्क पड़ता है क्योंकि काफी हद तक आपको प्राइवेट से पाकिस्तान ने अनाउंस कर दी असेंबली के अंदर भी और प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान ने बात कर ली, तो मेरे ख्याल में आप इसको ये नेचुरल स्पिरिट के अंदर इसको ये फॉलो करेंगे और जंग में जो फाइनली जो मुसवदा। अच्छा, तो इजराइल की गारंटी कौन देने को तैयार है? और ईरान ऑब्वियसली एक ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हो गया। आपको पता है कि जब से भी ये पीस प्रोसेस स्टार्ट होता था कभी हमले कर दिए जाते थे, इससे पहले भी जब टर्की में और यूएई में ये सब हो रहा था। तो अब गारंटर आपको क्या लगता है, किसकी गारंटी है कि एक ट्रस्ट डेवलप कुछ हो गया है या अभी भी हम सोच सकते हैं कि कुछ गैर यकीनी की सूरत हाल होगी? देखिए ट्रस्ट डेवलप तो आप काफी अरसे के बाद एक दूसरे का भी ट्रस्ट इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तान में जो अपना रोल मेडिएशन का अदा किया है ये जो रिमेंबर्ड बाय द वर्ल्ड, जिस तरीके से फील्ड मार्शल आसिम मीर ने डे एंड नाइट पर्सनल कांटेक्ट के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप से, ईरानी लीडरशिप से और फिर प्रोफेशनलिज्म से उन्होंने ट्रंप का कॉन्फिडेंस गेन किया, ट्रस्ट डेवलप किया, ईरानी लीडरशिप में ट्रस्ट वर्क किया, पर्सन की सिंसियरिटी बात से बात की गई, कई जगह स्टेटमेंट आया, कई जगह लगा कि लड़ाई दोबारा जंग में लो शराब स्टार्ट हो जाएगी। इवन देन ही मैनेज इवन हिमसेल्फ टू ईरान बाहर जाके बात की, जहां से ये फाइनल डेवलपमेंट व्यू के फॉर्म अब इसको फाइनल शेप दे दी जाएगी। इन चीजों को देखा जाए तो मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान की एफर्ट है, डिप्लोमेसी की एफर्ट है, ये पाकिस्तानी कौम इस बात को याद रखेगी, इसके दूर संदाइश कितने अच्छे हो ये। और प्राइम मिनिस्टर ने भी किया कि इसको सेरा जो सारा फील्ड मार्शल हो जाता है और हमारी कौम इसके बड़े शुक्रगुजार है फील्ड मार्शल की, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं थी, लेकिन ये सारी चीजें हो गई हैं। इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये एक इसको हम देखें तो फिर हम ये बात करते हैं कि इस वक्त जो भी चीजें हैं आप फाइनल हैं, इन पे उम्मीद रखनी चाहिए। अमेरिका को एक बताए इजराइल की गारंटी लेनी पड़ेगी और साथ ही साथ यूनाइटेड नेशंस को जरूर गारंटी लेनी पड़ेगी कि आइंदा अमेरिका और इजराइल ईरान। ब्रिगेडियर साहब आपकी बात बजा है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस का किरदार तो वैसे भी इस सारी सूरत हाल में बहुत वीक नज़र है। इवन के जो मिस्टर ट्रंप हैं उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में खड़े होकर उनके किरदार के ऊपर बड़े सवाल और उंगलियां उठाई थीं। तो जो गारंटर है इसका इशू तो बहरहाल आपको लगता है कि अमेरिका और यूनाइटेड नेशंस की गारंटी, जिसमें फिर वीटो पावर जो है अमेरिका ही है यूनाइटेड नेशंस में, तो वो वर्क करेगी? देखिए एक बात याद रखें कि यूनाइटेड नेशन की जो भी बात है, जब वहाँ से एक गारंटी आती है 193 ममालिक की, तो उससे बड़ा फर्क पड़ेगा। उसको तोड़ना, उसको साइडलाइन करना इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। और पर्टिकुलरली व्हेन ईरान ने अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को ख़त्म कर दिया हो और उसके बाद यूरेनियम जो 60 किलोग्राम उसको भी डिग्रेड कर दिया हो, तो मेरे ख्याल में इसके बाद कोई वजह नहीं है कि अमेरिका और इजराइल इसके ऊपर अटैक करें। प्रॉब्लम ये कि इजराइल इज अ स्पॉइलर। इजराइल चाहता ये था कि किसी लिहाज से भी, किसी तरीके से भी ईरान को टोटली डिस्ट्रॉय कर दीजिए, उसकी मिलिट्री पावर खत्म कर दी जाए, ना उसको मिसाइल की कैपेबिलिटी हो, ना ड्रोन की कैपेबिलिटी हो, और रजीम चेंज में अपनी मर्जी का ला के रजा पहलवी के बेटे को उठा दें और वो आते ही इजराइल को रिकॉग्नाइज कर दें। ये वो चाहते हैं ताकि जब ग्रेटर इजराइल के लिए वो मिडिल ईस्ट के अंदर फैन आउट करते हैं तो पीछे से उसका कोई डर ना हो कि ईरान अटैक करेगा या उसकी जो प्रॉक्सीज हैं लाइक हिजबुल्लाह है, हमास है, हूथीज हैं, वो तंगीर, ये सारी चीजों की आई एम श्योर को मुसवदे का हिस्सा होना चाहिए कि ईरान और उसकी प्रॉक्सी नहीं इस्तेमाल होगी। इधर इजराइल जो है वो किसी हालत में भी ईरान की तरफ और उसकी प्रॉक्सी की तरफ आइंदा अटैक नहीं करेगा।
सही। और आपको क्या लगता है कि अगर ये अमन मुआहिदा हो जाता है तो इस अमन मुआहिदे से पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात पे, अगर हम इसको ऐसे देखें कि पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के जो बाहमी ताल्लुकात है उसमें कुछ नई राहें खुल सकती हैं? देखिए, पाकिस्तान अगर ये मुआहिदा हो जाता है, पाकिस्तान विल बी इतना बेनिफिशियरी होगा कि वी कांट इमेजिन। ईरान से जो ही सैंक्शन खत्म होंगी तो सबसे आप देख लें कि हमारी गैस लाइन हमें ये ईरान ने बलूचिस्तान तक ला के रखी हुई है। हम इमीडिएटली हाफ रेट में हमें वहां से गैस मिलनी शुरू हो जाएगी और वो पूरे पाकिस्तान में आएगी। हमारी जो गैस शॉर्टेज है इंडस्ट्री की और डोमेस्टिक, वो खत्म हो जाएगी। सबसे बड़ा हमें बेनिफिट नंबर 1। नंबर 2, हम लोकल करेंसी में ईरान से सारा ऑयल लेना शुरू कर देते हैं, बजाय कि वो दुनिया को दे दे, हम भी उससे ऑयल लेंगे बलूचिस्तान के रास्ते। एक वो, और वो भी हमें चीप प्राइस पे मिलेगा। और हम लोकल करेंसी में लेते हैं, हमें कम से कम $14 बिलियन जो हर साल हम ऑयल खरीदने में लगाते हैं दूसरी ममालिक से, वो हमारी सेविंग हो जाएगी। इसके बाद हम बाकी ट्रेड जो ईरान से कर सकते हैं। और फिर चाबहार का जितना बिजनेस था, जो शिप कंटेनर बिजनेस है, वो सारा कराची और दोहरा पोर्ट में चला जाएगा। आप सोचें हमें इकोनॉमी के लिए कितना बेनिफिट होगा। फिर उसके बाद अमेरिका से ताल्लुकात हमारे बहुत फर्क होंगे। अब अमेरिका पाकिस्तान ट्रेड ड्रॉप तो अमेरिका की इंडिया को शट अप कर देंगे। वो पाकिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन कर रहा है, बलूचिस्तान में जो ये इंसर्जेंसी को सपोर्ट कर रहा है, हिंदुस्तान का सपोर्ट कर रहा है, वो उसको बंद करें। वो उसमें हम उनको पूछते अच्छा सर, इस पे मेरा काउंटर क्वेश्चन यही था, एक इसी का सीक्वल समझ लें कि आपने कहा जी बलूचिस्तान तक गैस पाइपलाइन आई हुई है, वहाँ से हमने कनेक्ट करना है, और ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन आपको पता है हमें कुछ अंदरूनी चैलेंजेस भी हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है। तो बलूचिस्तान के अंदर जो ये गैस पाइपलाइन का पूरा एक स्ट्रक्चर होगा, उसकी मतलब सिक्योरिटी और उसकी बाकी जो इम्प्लीमेंटेशन, ऑनवर्ड प्रोसेसिंग, इस सारे का मैकेनिज़्म पे हमने वर्कआउट कर लिया है। क्या ये इसी तरह खुशाइंद और इसी तरह से रोज़ी पिक्चर होगी जैसा कि हम ख्वाब देख रहे हैं, जैसे कि आप कह रहे हैं और जैसा कि हम सुनना भी चाहते हैं? देखिए, इसमें अब ये हुकूमत पाकिस्तान की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आजकल जब ये 2 महीने में ये चीज़ें सेटल होंगी, इन द मीन टाइम पाकिस्तान को अपना प्रॉपर प्लान बनाना चाहिए कि हमने ईरान से MOUs कौन से साइन करने हैं, किस वक्त साइन करने हैं, हमें सारी तैयारी करके रखनी चाहिए ताकि एक दिन में हम वेस्ट ना करें। The day sanctions are lifted from Iran, नेक्स्ट डे हमें उनसे ये अपने 2-3 मुआहदे कर लेने चाहिए। सेकंड, हमें साथ ही हमने बलूचिस्तान की जो भी जहाँ प्रॉब्लम है, खासतौर पे इंडिया भी इन्वॉल्वमेंट करता है क्योंकि हिंदुस्तान के साथ, और वो BLF, इनको हमने सॉर्टिंग आउट करनी है। इनसे हमने पहले तैयारी कर लेनी है। अमेरिका से बात कर लेनी है कि जी अमेरिका को इंडिया को स्टॉप करने की जरूरत है, उनको फंडिंग करनी बंद कर देंगे और इजराइल की फंडिंग बंद होगी तो ये बहुत हद तक खत्म हो जाएगा। हमने अमेरिका को बेसिकली देखिए, इजराइल का कंसर्न है कि पाकिस्तान इधर इस्लामिक न्यूक्लियर कंट्री, इंडिया ने उनको ड्राइव कि ये आपके खिलाफ इस्तेमाल होता है, जबकि हमने अमेरिका को और इंडिया को बारहा दुनिया को बताया है कि हमारे न्यूक्लियर एसेट्स, हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स आर ओनली इंडिया स्पेसिफिक। वी हैव गॉट नथिंग टू डू विद इजराइल। हमें इंडिया से थ्रेट है, हमने उसके लिए मिनिमम डेटरेंस अपना रखा हुआ है और वो हमने हमारे हाथ में दिखा भी दिया और ये बता दिया कि पाकिस्तान बहुत मैच्योर रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है और हमारी फौज बहुत प्रोफेशनल और बैटल हार्टेड है, ये भी दुनिया को पता चल गया। इसलिए हमने अमेरिका को यही बात बतानी कि वी गॉट नथिंग टू विद इजराइल। इजराइल का साथ मिडिल ईस्ट कंट्रीज का आपस में है, हमने तो उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। दैट्स व्हाट इट इज। हमारे कोई उसके खिलाफ कोई फ्रेंडशिप या ऐसे डिजाइन नहीं है। अगर हम ये अमेरिका को कन्विंस कर लें और इजराइल को भी अमेरिका बता दे तो थिंग कैन सॉर्ट इट आउट, देन दे विल लिव देयर हैंड। और इंडिया खुद ही आइसोलेट हो गए और ज्यादा आइसोलेट हो जाएगा और अमेरिकन विल गिव अ शट अप कॉल कि बेटर स्टॉप इंटरफेयरिंग इन पाकिस्तान इंटरनल अफेयर, डोंट ट्राई टू डिस्टेबलाइज पाकिस्तान। जब ये चीज होगी तो ऑटोमेटिकली बाकी चीजों का बंदोबस्त हो जाएगा। अच्छा, ये बताइएगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इस मुआहदे पे इत्मीनान का इजहार किया, तो आपको लगता है कि अब जो ओवरऑल एक पावर डायनेमिक्स है इस मुआहदे के बाद, जैसे आपने देखा कि मिस्टर ट्रंप ने चाइना का भी दौरा किया और उनके फ्रीक्वेंट विजिट्स भी होते रहे, पावर डायनेमिक्स किस तरह से चेंज होती नज़र आ रही है आपको? देखिए, ये पावर डायनेमिक्स बहुत चेंज होगी। मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज आर नॉट हैप्पी विद अमेरिकन्स।
दे हैव रियलाइज्ड कि व्हाटएवर वी डू, जितना मर्जी पैसा, हमने $3.3 ट्रिलियन का वेपन एमुनिशन हमने अमेरिका से खरीदा है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ईरान से। ईरान का हवा के रेप किया हुआ था, बट दे रियलाइज कि दे अमेरिका विल नेवर गिव प्रेफरेंस ये मिडिल ईस्ट को ओवर इजराइल। इजराइल को अभी उन्होंने देख लिया कि लड़ाई तो सब कुछ छोड़ दो, इजराइल की प्रोटेक्शन में चले गए। सो दे फील बिट्रेड कि अमेरिका ने बिट्रेल किया। नाउ उनकी थिंकिंग फर्क हो रही है। दे आर रियलाइजिंग नंबर वन कि they have to be together. Iran or Middle East countries have to be together to become more force, economic force, military force. और जो एक अमेरिकन ने और इजराइल ने हवा क्रिएट करता है ईरान का कि आपको खा जाएगा, अटैक कर देगा, कब्जा कर लेगा, दैट थिंग ये फील्ड मार्शल ने जो इतनी एफर्ट की है, ये आई थिंक मिडिल ईस्ट कंट्रीज को फील्ड मार्शल का हमेशा से ज्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए। उन्होंने सेक्टरियन क्लैश को बचा लिया। जो इजराइल चाहता था कि ईरान और मिडिल ईस्ट आपस में सेक्टरियन क्लैश कर लें, सेल्फ डिस्ट्रॉय कर लें और इजराइल का ख्वाब पूरा हो जाए जो मिडिल ईस्ट वो जिसका ग्रेटर इजराइल है। नंबर 2 उन्होंने यही बताया कि प्लीज डोंट रिस्पॉन्ड टू ईच अदर, वेट। आज आप देखें ईरान के डेलीगेशन जा रहे हैं, सऊदी अरब और कतर जा रहे हैं, कतर और सऊदी के डेलीगेशन ईरान आ रहे हैं। दैट मीन्स नाउ एक रीथिंकिंग रीविजिट पॉलिसी के अंदर कि हमने अब आपस में मिल के बैठना है। ये जो फील्ड मार्शल ने एक इनको अंडरस्टैंडिंग करवाई है, इट इज अ बिग जॉब डन, और इससे पाकिस्तान को इनफिनिट बेनिफिट्स होंगे, बहुत ज्यादा आप देखेंगे। और इसके साथ फिर आपके सामने जो एक 57 इस्लामिक मुल्क हैं, इनकी थिंकिंग अब रियलाइज हो रहा है कि जी हम अपने जो दुनिया के इतना पैसा हमारे पास है, मैन पावर है, स्किल्ड मैन पावर है, हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं, व्हाई नॉट टू इन्वेस्ट इन इस्लामिक कंट्रीज। बैंक बनाए, यूनिवर्सिटीज बनाए, हार्डवेयर वेपन एमुनिशन फैक्ट्री बनाए जो हमें बनी तुर्की में, पाकिस्तान में एक्सपेंशन करें। एंड देन ऑफ कोर्स चाइना अपने साथ हर वक्त मौजूद है, उसकी टेक्नोलॉजी मौजूद है, हमने करके दिखा दिया पर के हाथ के अंदर, जो कि चाहे ये सारी मल्टी कंट्री बहुत उसमें अब इंटरेस्टेड हैं। तो ये चीजें काफी अब पहले चेंज होगी, आप देखेंगे काफी रेजिस्टेंस हो रही है और ये काफ़ी इन्वर्ट नजर आएगी आपको भी होता। अच्छा हारिस साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से मुआहदे की पहली इतला दी गई है। आपको लगता है कि जो ये है पाकिस्तान की सफारती कामयाबी है, पाकिस्तान का किस हद तक अब किरदार है इसके अंदर? जो अगर हम सालसी की किरदार की बात करें, निचली तो हम बहुत लाइमलाइट में आए हुए थे क्योंकि सारा मुआहदा और पीस टॉक्स पाकिस्तान में ही हो रही थी, और अब इस मुआहदे के बाद पाकिस्तान की आलमी हैसियत में कितना इजाफा होगा? आई थिंक पाकिस्तान ने जो ये आला सफारतकारी की है, जो फील्ड मार्शल ने कमाल की मिलिट्री डिप्लोमेसी की है, अपना आज़ाद मुकाम फील्ड मार्शल ने बनाया है अमेरिका की नजरों में, ईरान की नजरों, पूरी दुनिया की नजरों में। और ये जो अमेरिका ने, ईरान ने यही बात की कि चाहे जिनेवा में जाके हम ये बात करना मुआहदा हो रहा है, इट विल बी नोन एज इस्लामाबाद अकॉर्ड। नंबर 1, पाकिस्तान ही वहाँ पर जिनेवा में इसकी मेजबानी नहीं करे। दैट स्पीक्स कि पाकिस्तान हैज डन एवरीथिंग। जाहिर है उसके साथ सऊदी अरब है, कतर है, इजिप्ट है, तुर्की ने काफ़ी एफर्ट की है, बट द लीडिंग रोल मेडिसिन का वो पाकिस्तान और तुर्की कतर के पास। नंबर 2 से आप देख लेंगे इसके बाद पाकिस्तान को कितना आपको रिस्पेक्ट। पाकिस्तान एक आसमान की बुलंदियों पर है, इंडिया समुद्र की तह में दफन हुआ है, आइसोलेट हुआ है। हम रीजनल स्टेबलाइजर हैं, हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, हमारी दुनिया फौज को की तारीफ करती है, सिपा सलार की तारीफ करती है। दीज आर थिंग्स टू बी रिकग्नाइज्ड, और रिकग्नाइज करने के लिए आप पूरी दुनिया कर रही है। आप सोचें जब ये पहली मीटिंग हुई है इस्लामाबाद में, दुनिया के सरकार मुमलिकत के टेलीफोन आ रहे थे प्राइम मिनिस्टर को और उन्होंने फील्ड मार्शल, हर एक कह रहा था कि आपने वो कर दिखाया जो हम नहीं कर सकते। दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर से बचा लिया, इकोनॉमिक क्राइसिस से बचा लिया। अभी जो अगर ये और 50 दिन लड़ाई हो जाती तो आप मुझे बताइए कि इकोनॉमी का, एनर्जी का, फूड सिक्योरिटी का क्या हाल होता। पहले ही तबाही की तरफ से, और बहुत ये जो पाकिस्तान ने कारनामा किया मीडिएशन का, ये दुनिया याद रखेगी और फील्ड मार्शल को पाकिस्तानी सही तो मेरे ख्याल में मिलेगा। जी हारिस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हारिस साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ जाता है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के वापसी पे हम डिस्कस करेंगे आज जो मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया है स्टेट बैंक ने, उसके ऊपर एक नज़र डालेंगे और थोड़ा सा इसका इफेक्ट किस तरह होगा आम आदमी के ऊपर, उसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। स्टेट बैंक ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। शरह सूद जिसके ऊपर सबकी नज़रें लगी हुई थी, कारोबारी तबके की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि उसमें कमी की जाए, 11.50% पर बरकरार रखा गया है। स्टेट बैंक ने शरह सूद में ना इजाफा किया है और ना ही कमी की है, बल्कि उसको मौजूदा सतह पर बरकरार रखे। अब इस फैसले की क्या वजूहात हैं? जो वजूहात सामने आई हैं वो ये है कि जी महंगाई में मजबूरी तौर पर कमी आई है, लेकिन इसके दोबारा बढ़ने के खदशात मौजूद हैं। आलमी सतह पर तेल की कीमतों और जोग्राफियाई सियासी सूरत हाल में अभी भी गैर यकीनी सूरत हाल पाई जाती है। अब स्टेट बैंक का कहना यह है कि महंगाई को हदफ के दायरे में रखने के लिए मोहतात रवैया इख्तियार करना चाहता है और इसके अलावा बैरूनी शोबे और ज़र मुबादला के ज़खायर को मुस्तहकम रखने पर भी तवज्जो दी जा रही है। नाज़रीन, आम आदमी पर अगर हम इसके असरात की बात करें तो जो बैंकों में बचत में जिनका पैसा पड़ा हुआ है, जो सेविंग अकाउंट्स हैं, उनको निस्बतन बेहतर मुनाफा मिलता रहेगा। लेकिन अगर हम घरेलू, गाड़ी और कारोबारी कर्ज़ों में शरह सूद में फौरी कमी नहीं आएगी और कर्ज लेने वालों को भी रिलीफ का इंतज़ार करना पड़ सकता है। अगर अब हम इस फैसले के असरात देखें कारोबारी हजरात पर, तो जो सनतकार और कारोबार तबका शरह सूद में कमी की तवक्को कर रहा था ताकि सरमायाकारी और कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा हो। शरह सूद बरकरार रहने से कारोबार की फाइनेंसिंग की लागत बदस्तूर बुलंद रहेगी। अब अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो शरह सूद में कमी न होने से मार्केट में भी कुछ मायूसी देखी जा सकती है। ताहम हम जो पॉलिसी में इस्तेहकाम सरमायाकारों के एतमाद के लिए मुस्बित भी समझा जा रहा है कि इसको इंटैक्ट है, कंटिन्यूटी है। पिछले डिसीजन की जो 1% शरह सूद बढ़ाई जा रहा था, तो उसी पे अगर वो इसकी कंटिन्यूटी चल रही है तो इसका मतलब है कि ये कंसिस्टेंट जो है डिसीजन था। स्टेट बैंक का अगर हम लुबे लुबाब में बात करें तो उसका पैगाम ये है कि 11.50% पर बरकरार इसलिए रखा गया कि अगरचे महंगाई में कमी आई है, लेकिन अभी तक अंदरूनी और बैरूनी माशी खतरात के पेश नज़र मोहतात पॉलिसी अपनाना चाहता है। नाज़रीन, इसके अलावा हम कुछ बात करेंगे बजट के ऊपर भी। हुकूमत के माली साल 2026-27 का बजट जिस में जो पेश किए जाने से पहले बड़े बड़े दावे किए गए थे, इवन के जो माहिरीन थे वो बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं थे, लेकिन ये कहा गया था और अवाम को उम्मीद भी थी कि अवाम को रिलीफ की एक उम्मीद दिलाई गई थी। महंगाई में कमी, रोज़गार के मौक़े, तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे, टैक्सों में नरमी और कारोबारी सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के वादे किए गए थे। मगर सवाल ये है कि क्या बजट दस्तावेज़ात में आम आदमी के लिए कोई वाज़ेह रिलीफ मौजूद है, या फिर एक बार फिर आदाद व शुमार और एलानात के ज़रिए आवाम को तसल्ली देने की कोशिश की गई है। नाज़रीन, आज मुल्क का मुतवस्सत और गरीब तबका महंगाई, बिजली, गैस के बढ़ते हुए बिलों, अशाए खुर्दोनोश की बुलंद कीमतों और बेरोज़गारी जैसे मसाइल से दोचार है। ऐसे में हर शहरी की नज़रें बजट पर थीं कि शायद इस बार ज़िंदगी कुछ आसान हो जाए। दूसरी जानिब हुकूमत का मौक़िफ़ है कि यह बजट माशी इस्तेहकाम, सरमायाकारी के फ़रोग़, बरामदात में इजाफे और तरक्याती मनसूबों के लिए एक मुतवाज़न हिकमत अमली पेश करता है। ताहम कारोबारी बरादरी, सनतकार, तनख्वाहदार तबका, किसान, छोटे दुकानदार और आम सार्फिन अपनी अपनी नज़र से इस बजट का जायज़ा ले रहे हैं। कहीं टैक्स पॉलिसियों पर सवालात उठाए जा रहे हैं, कहीं तरक्याती अखराजात को सराहा जा रहा है, जबकि कई माहिरीन का कहना है कि अगर महंगाई पर काबू ना पाया गया तो किसी भी मालियाती रिलीफ के समरात आम शहरी तक नहीं पहुंच सकेंगे। और आज हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये बजट वाकई अवाम दोस्त है या सिर्फ माशी इशारों को बेहतर दिखाने की एक कोशिश। किन शोबों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिला, किन तबकात को नज़रअंदाज किया गया, क्या सनत, ज़राअत, IT, तालीम और सेहत के शोबों के लिए मुख्तस जो इक़दामात हैं मुस्तक़बिल में मुस्बत नताइज दे सकेंगे, और क्या इस बजट से आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद में इजाफ़ा होगा या महंगाई का बोझ पहले से ज़्यादा महसूस होगा। नाज़रीन, इसी के ऊपर हम बात करेंगे। जी, हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुबैर मोती वाला साहब, फॉर्मर चेयरमैन भी हैं TDAP के, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी जो है उसकी तर्जुमानी कर चुके हैं। ज़ुबैर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, बजट पे भी आपसे बात होगी, जो आज की मॉनेटरी पॉलिसी आई है इस पे शरह सूद को बरकरार रखा गया है। बहुत अरसे से जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो चाह रही थी कि बिज़नेस को जो है वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस को कम किया जाए। कैसे देख रहे हैं स्टेट बैंक के इस फैसले को? मुझे उम्मीद थी कि 50 बेसिस पॉइंट नीचे जाएगा, 0.5% कम होगा। इसलिए उसकी वजह यह है कि
हमारी कंफर्टेबल पोजीशन है। अगर आप बजट की पूरे डॉक्यूमेंट को देखें, इकोनॉमिक सर्वे को देखें, तो वी गॉट 17 हमारा रिजर्व हो गया है और हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो मिनिमल है और आपका होम रेमिटेंसेस भी 40 को क्रॉस कर जाएंगे। ऑल दीज कंफर्टेबल पोजीशन आई थॉट के जो है इसको ये इन्फ्लेशन को भी ऑटोमेटिकली कम होगा जब कारोबार बढ़ेगा तो आई थॉट कि 11% पे ले आएंगे। नहीं ले आए तो मेरे ख्याल में लाना। जी जी, ज़ुबैर साहब, उनका कहना ये है कि जी महंगाई में कुछ कमी तो आई है, बट ख़ित्ते में अभी भी गैर यकीनी की सूरत हाल है और इसके दोबारा बढ़ने के चांसेस हैं। तो वो इसका जो इक्विलिब्रियम है, जो पेंडुलम है, वो थोड़ा सा बैलेंस आउट करना चाहती है, अभी रिस्क नहीं लेना चाहती। तो आपको लगता है कि ये ठीक था? बल्कि कुछ तो माहिरीन ये भी कह रहे थे कि हो सकता है बढ़ दे। आपने तो कहा कि शायद 50 बेसिस पॉइंट्स जो है आप इसकी कमी देख रहे थे, बट कुछ लोग इसमें इजाफा भी मुतवक्के कर रहे थे। मेरा नहीं ख्याल है कि इजाफा आफ्टर दिस इकोनॉमिक सर्वे को इजाफे का कोई मैच कौन लोग कह रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है वो भी हमने देखना है ना। हमें एक्सपोर्ट को भी बढ़ाना है, इंडस्ट्री को भी चलाना है। इन तमाम चीजों को अगर आप देखते हैं तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई वहाँ जहाँ हमें जरूरत है वहाँ हमने कुछ न कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिससे इंडस्ट्री चले। वो हम कोशिश हमें करनी चाहिए और मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास, मेरी नाकिस राय के हिसाब से इनके पास रूम था कि 1% कम कर सकते थे। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि फिर क्या वजूहात होंगी कि इतनी महतात पॉलिसी? अच्छा, कुछ इसको कारोबारी हल्के या कुछ सेक्टर्स या अवामिल ऐसे भी देख रहे हैं कि इससे थोड़ा सा ट्रस्ट इसलिए बढ़ा है कि एक कंसिस्टेंसी रही है उनके फ़ैसलों में। बार बार की जो फ्लक्चुएशंस हैं ये थोड़ा सा ट्रस्ट डेफिसिट पैदा करती है। तो इस एंगल से आपको लगता है कि कुछ पॉजिटिव इंडिकेटर भी है अगर इसको अभी नहीं एक दफ़ा बरकरार रखा गया तो? I don't know who are those people who are saying this. When you are reducing the rate of interest, that actually increases the confidence. You are going towards reduction in the interest. And reduction in the interest means you are trying to reduce the cost of doing business. And cost of doing business कम होती है तो आपकी इंडस्ट्री चलती है और उसके साथ आपको और फायदे भी होते हैं। तो ये मैं नहीं समझता कि कोई ये कहे कि 11.5% कंसिस्टेंट रखने से और कंसिस्टेंसी आती है। हम जो है ना 9.5% से 11.5 पे पहुंचे हैं ना, तो अगर हमको वापस उसी जगह पे जाना है, डिजिट पे जाना है, जाने से क्या होगा कि आपकी कॉस्ट डूइंग बिजनेस कम होगी। जब कॉस्ट डूइंग बिजनेस कम होगी तो ऑटोमेटिकली आपको जो है ना आपकी इंडस्ट्री चलेगी। आपकी बहुत सारी चीजें जो आप जिस महंगाई की बात कर रही हैं, आप लेबर यूटिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन की बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें इंडस्ट्री की कॉस्ट कम करने से ही आएंगी, इसके बगैर नहीं आएंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मोतीवाला साहब, इसमें बहुत एक अहम सवाल ये है कि अभी पिछले कुछ माह पहले जो है एक्सपोर्ट जिनकी बहुत ज़्यादा थी, जो लोकल यहाँ के कारोबारी हल्के थे, उनको एक्सपोर्ट लेड जो है अवार्ड से भी नवाजा गया उनकी हौसला अफजाई करने के लिए, बल्कि उनको ब्लू पासपोर्ट भी दिया गया जो 2 साल के लिए था कि जी आप लोग नुमाइंदगी कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी अच्छी जो थी उसमें अनाउंसमेंट्स की गई। लेकिन अगेन जब आप देखते हैं कि रीजन में 5.5% पे है डिस्काउंट रेट, और आप किस बात होती है कि जी आप क्वालिटी को मैच नहीं करते या पैकेजिंग को मैच नहीं करते। आप चूंकि TDAP की नुमाइंदगी कर चुके हैं और आपको पता है कि क्या चैलेंजेस हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंज तो सर प्रोडक्ट कॉस्ट है। जब आपका रॉ मटेरियल ही महंगा है और प्रोडक्ट कॉस्ट ही महंगी है, तो आप उसको कैसे compete कर सकते हैं विद द सेम क्वालिटी, विद द सेम सारी चीज़। जब फिर एक्सपोर्ट के लिए तो मुवाफिक नहीं है, कैसे एक्सपोर्ट अहदाफ पूरे होंगे? जी ज़ुबैर, आप कह रहे हैं यही हम कहते हैं। बात तो ये है कि जो आपने जितनी बातें की हैं 100% ठीक है। बात ये है कि जब आपको एक्सपोर्ट बढ़ाना है, या तो बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, पहले तो एक फैसला ये करना है गवर्नमेंट ने। अगर बढ़ाना है तो हम कोई और बात कर ही नहीं रहे, हम ये कह रहे हैं कि सारे नंबर ये जो है ना सारे नंबर्स होते हैं, इस नंबर को जब आप ऐड करते हैं तो एंड में एक चीज आती है जिसका नाम होता है कॉस्ट। वो कॉस्ट जो है अगर हमारा रीजनल कॉम्पिटिटर है उससे अगर ज्यादा है
तो इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं एक्सपोर्ट कर सकूं, ये हो नहीं सकता कि अगर मेरे को कोई चीज $1 की मैं बनाता हूं तो होती है, और अगर वो बांग्लादेश के अंदर 90 सेंट की होती है, तो मेरा कोई चाचा मामा का बेटा नहीं है जो खरीदने वाला है। और आज ये दुनिया जो है वो ब्रांड्स की है। जब आप ब्रांड्स की दुनिया की बात करते हैं तो वो तो ये भी बताते हैं कि आपके 1 इंच में कितने बक्सियां होंगे, यानी कितने स्टिचेस होंगे 1 इंच में, उनका कटिंग पैटर्न उनके साथ आता है, कंप्यूटर कटिंग्स होती हैं, उन्हीं के नाम के लेबल लगते हैं, उन्हीं की प्राइस टैग हम लगा के उनको बेचते हैं। तो कोई एक्सपर्टीज तो हमारी नहीं है, हम कोई फैशन या डिजाइनर सप्लायर्स नहीं है, हम तो मैन्युफैक्चरर हैं ऑफ लार्ज ब्रांड्स। उसके अंदर तो अगर आपकी कॉस्ट बांग्लादेश वाला अगर $1 में देगा और मैं अगर $1.10 बोलूंगा, वो ऑर्डर उधर चला जाएगा। मतलब उसमें देयर इज नथिंग, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप इन चीजों को देख लें, इस तरह से इसको देखते जाएं, तो आपको कॉस्ट को, मैंने तो ये भी कहा है गवर्नमेंट पाकिस्तान से कि आप एक काम करें, दुनिया के अंदर बहुत सारी एजेंसीज हैं, मर्सी है, गर्जी है, कोटेकना है, बहुत सारे ऐसे इदारे हैं, आप उनसे कॉस्ट कंपैरिजन चार्ट बनवा लें कि भाई 1 kg ऑफ अ कॉटन या 1 kg ऑफ अ गारमेंट की क्या कॉस्ट आती है, फ्रॉम अ kg ऑफ अ कॉटन टू kg ऑफ अ गारमेंट के ऊपर कितनी कॉस्ट है उसको। कॉटन तो एक ही दाम है सारी दुनिया में, लेकिन बाकी सारा कन्वर्जन कॉस्ट जो है उसके अंदर क्या, उसको आप देखने जाते हैं तो आप इसको देखें कि मैं इसको आप गिनना शुरू करें, आपने स्पिन किया, इलेक्ट्रिसिटी लगी, आपने वीविंग किया, फिर आपने निटिंग किया, फिर प्रिंटिंग किया या डाइंग किया, फिर उसका आपने गारमेंट बनाया, अपैरल बनाया, ये सारे स्टेजेस हैं जो 6-7 स्टेज है, उन तमाम के अंदर एनर्जी लगती है। आप उसको देख लेंगे हमारी एनर्जी क्या पड़ती है, उनकी क्या, फॉर अ केजी ऑफ अ कॉटन, फॉर अ केजी ऑफ अ गारमेंट फैब्रिक, गारमेंट मेड गारमेंट, क्या उसकी कॉस्ट आती है। अगर हमारी कम है तो आप हमारी और बढ़ा दें, लेकिन अगर हमारी बहुत ज्यादा है तो उसको उसके बराबर में ले आए। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि हमको कोई इंसेंटिव चाहिए, कोई हमको आप रिबेट दे दो, नहीं, हमको सिर्फ एनर्जी जो है वो उस रेट पे चाहिए जिस रेट पे आपके यहाँ आपको मिलती है। दुनिया में कहीं कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसके अंदर आप एनर्जी के ऊपर नफा करके दूसरे जो सेक्टर्स हैं उसको आप क्रॉस सब्सिडाइज करते हो। अगर आप ये करेंगे तो कभी भी हमारी जो है ना वो हम चल नहीं सकेंगे किसी सूरत में भी। ये नहीं हो सकता कि भाई मैं ₹2 का बेचूं तो मेरा बिक जाए, उनका $1.25 का ना बिके, ये नहीं हो सकता। तो इसलिए, और दूसरी मिनिमम वेज है, तीसरा इंटरेस्ट रेट है। इन 4 चीजों को अगर आप ले लें तो आपकी टोटल एक्सपोर्ट हो सकेगी या नहीं हो सकेगी, ये आपको सामने पता चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको आप नहीं करते और आप कहते हैं नहीं एक्सपोर्ट भी बढ़ जाए, और हम जो है ना हम वी आर सेकंड टू नन। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है, आज हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज नॉट मोर देन 70%। कितनी मतलब अजीब बात है, हमारे पास ऑर्डर नहीं है कि हम अपनी पूरी चला सके। जब आप नहीं चलाएंगे तो आपका ओवरहेड कॉस्ट बढ़ जाएगी, जब ओवरहेड कॉस्ट बढ़ेगी तो आपकी प्राइस बढ़ जाएगी, जब प्राइस बढ़ेगी तो आप नुकसान करेंगे। अभी देखिए कितनी इंडस्ट्री बंद हो गई और कितनी इंडस्ट्री जो है ना आधी चल रही है, पौनी चल रही। कोई तो वजह होगी। अगर आप मेरे पास कोई माल लेने आए और मैं उसको आपको कहूंगा भाई ये ₹1 का आपको मुझे 90 पैसे का मिलता है और मैं आपको ना दे सकूं तो ही होगा ना। अगर मैं दे सकता हूँ तो मैं कभी भी नहीं रोकूंगा कि भाई आप ले जाएं जो चाहिए आपको। प्रॉब्लम ये है कि नुकसान पे कोई करने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि नुकसान आप कितना कर सकते हैं, करते हैं नुकसान। 6 आइटम में नफे की बेच दी तो 2 आइटम में नुकसान वाली बेच। एक तरीका कार होता है जिस तरह से हम काम करते हैं, इसमें तो नहीं हो सकता। आपने एक्सपोर्ट बढ़ानी तो कोई दो बातें नहीं है कि आपको हमारी कॉस्ट को एनालाइज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा हम क्या सच बात कर रहे हैं, क्या गलत बात कर रहे हैं, हमारी कॉस्ट कितनी है, दूसरी हमारे जो कॉम्पिटिटिव कंट्रीज हैं उनकी कितनी है। 6 कंट्रियों के दरमियान आप जो है ना एक कॉम्पिटिटिव चार्ट बना लें, आपकी सारी बातें ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल आपने वजह फरमाया। जैसे हम जानते हैं कि अगर बाहर के ममालिक में जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो आपको पता है जो हमारी स्नैक इंडस्ट्री 80% जो लोकल स्नैक मार्केट है वो पाकिस्तान के अंदर अच्छा खासा बिजनेस करी, बट जब आप वो बाहर जाते हैं जैसे कि हमारे निम्कोज हैं, स्लांटेज हैं, तो बाहर 80 to 85% जो हल्दीराम है उसकी मोनोपोली है। उसकी वजह यही है कि वो जो रेट्स वहाँ पे दे देता है उसको हमारी मार्केट के जो एक्सपोर्टर्स हैं वो कम्पीट ही नहीं कर सकते और मार्केट में उसकी मोनोपोली। बिल्कुल आपने वजह फरमाया। लेकिन मोतीवाला साहब ये बताइएगा कि ये जो अभी का बजट आया, हुकूमत ने माली साल जो 26-27 का बजट पेश किया है, आम आवाम के लिए इसमें क्या है? मैं आपको सही बात करूं तो आम आवाम के लिए इसमें बहुत कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। हाँ, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को उन्होंने मराद दी है जिससे शायद आम आदमी की जो मकान खरीदने की जो कुव्वत है उसमें कुछ इजाफा हो जाए।
इसके अलावा मुझे तो इसमें कोई आम आदमी के लिए कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती। हाँ, जो मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ ये कि सैलरीड क्लास को उन्होंने 3% टैक्स कम कर दिया, 7% उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी और मिनिमम वेज को बढ़ा दिया। दीज आर द गुड स्टेप्स जो उन्होंने लिए। लेकिन साथ ही साथ आप देखें कि उनकी प्राइसेस क्या है। आप अपना अगर जो आपका डेफिसिट है वो आप अगर पेट्रोल की सेल से अगर आप पूरा करते हैं, ये कहाँ से कब तक चलेगा? Exactly. और इसमें कोई ऐसी आम आदमी बहुत ज्यादा बेनिफिट कर जाए, लेकिन जरूर इसमें अच्छी बातें हैं इस बजट के अंदर जो कि हमने अप्रिशिएट बहुत सारी, लेकिन इंडस्ट्री के लिए इसमें बहुत कम है। अब आपने देखे ना, FTR था, फिक्स टैक्स रिजीम, बड़ी मेहनत की, बड़ा समझाया उनको। हमने कहा आप ज्यादा भी ले लें लेकिन फिक्स टैक्स में रहना, हम FBR के धक्के नहीं खाना चाहते, लेकिन वो कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने जरूर 0.75% कम किया रेट, लेकिन रखा उसको रेगुलर स्कीम। तो रेगुलर स्कीम के अंदर अगर आप इंपोर्टर को डालेंगे तो वो तो उसी में रह जाएगा कि ये कागज भेजो, वो कागज मत भेजो, ये ले आओ, वो मत ले आओ। तो वो उन्होंने उसको उस बात को माना नहीं। मैं समझता हूँ उनको FTR कर देना चाहिए था। अभी भी हम बात कर रहे हैं उसकी, कर देना। विदहोल्डिंग टैक्स लगा दिया उन्होंने अनरजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर। अनरजिस्टर्ड के ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स कैसे हो सकता है? अब इट्स नॉर्मली हम अप्रोच कर रहे हैं, ये लगाया है। अब आप देखें ना, इसके ये चीजें जो है ना, ये अजीब व गरीब है। लेकिन देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर उन्होंने 3 साल के लिए बढ़ा दिया, इट्स अ गुड स्टेप। बड़ी गाड़ियों के ऊपर वो कह रहे हैं हम उसके ऊपर और ड्यूटी बढ़ाएंगे, अगेन अ गुड स्टेप, ठीक बात है। जो बड़े लोग हैं वो पैसे मिल सकते हैं, तो वहां से रेवेन्यू आना चाहिए जहां से वो आम आदमी को हर्ट ना करे। तो बहुत ज्यादा इसमें कोई आम आदमी के लिए इतनी कोई सहूलत मुझे नजर नहीं आती। सही। अच्छा, दूसरा ये बताइए कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं, आपने भी अभी कहा कि कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी हैं, तो आपकी नज़र में कौन सी इंडस्ट्री को, कौन से सेक्टर्स को इस बजट में उनके लिए खुशखबरी है, उनको फ़ायदा होगा? अगर कंस्ट्रक्शन के जो उन्होंने स्टेप्स लिए हैं अभी, जिसके अंदर 5% का 0.5 कर दिया है, ट्रांसफर फीस भी कम की है, अगर कंस्ट्रक्शन की बूम आई तो 72 डिफरेंट किस्म की इंडस्ट्री उससे चलती है, तो वो बड़ा फायदा हो जाएगा। इसमें कोई मैं अब मुबालगा आ रही नहीं, बिल्कुल ठीक मैं बात कर रहा हूँ। टेक्सटाइल को शायद फायदा ना हो, लेकिन बाकी इंडस्ट्रियां जैसे हैं, आप अगर सीमेंट की आपकी इंडस्ट्री को फायदा होगा, रॉ मिक्स जो होता है उसका फायदा होगा, ब्लॉक्स बनाने वाले हैं, मतलब बेहिसाब है आपकी कारपेंटर की जो चीजें हैं, सारी चीजों का जो है लकड़ी है उसकी बनाएंगे, मतलब आप बेशुमार आइटम है, केबल्स हैं जो घरों में लगते हैं, मतलब उसके अंदर 72 किस्म की डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं जिनको अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चल जाए तो वो इंडस्ट्रियां भी चलेंगी। जब वो चलेंगी तो फायदा भी होगा लोगों को, और वो उसके अंदर जो काम करने वाले हैं उनको भी फायदा होगा। तो आई थिंक ये एक स्टेप ऐसा नजर आता है जिससे लोगों को यही सोच के मेरे ख्याल से किया भी है कि काफी इंडस्ट्रियां उससे कंसर्न है, उससे जब लगेंगी तो उससे उनको फायदा पहुंचेगा। लेकिन ये लॉन्ग टर्म है, कल कोई फायदा नहीं हो रहा। राइट। अच्छा, मोतीवाला साहब ये ज़रूर बताइएगा कि हमने औरंगज़ेब साहब की बजट से बिल्कुल पहले की एक दफ़ा के जो स्टैटिस्टिक्स उन्होंने शेयर किए थे कि जी बजट में कौन कौन से कुछ टारगेट्स उन्होंने अचीव किए, जो सारे इंडिकेटर्स थे वो मैक्रो इकनॉमिक्स के थे, वहाँ पे कुछ पॉजिटिविटी भी देखने में आई, लेकिन जो माइक्रो इकनॉमिक्स है, जो माइक्रो इंडिकेटर्स हैं इकॉनमी के, उसमें ना कोई इम्प्रूवमेंट आई। आपको लगता है कि इस बजट में कुछ इंजीनियरिंग, कुछ रिफॉर्म्स, कुछ रिस्ट्रक्चरिंग पे हुकूमत का फोकस था और कुछ माइक्रो इंडिकेटर्स में भी हम अपवर्ड ट्रेंड देख पाएंगे? मैंने तो ये बात जब इकोनॉमिक सर्वे हो गया मैंने इनसे कही कि देखिए आपने सारी जो पिक्चर पेश की है बहुत अच्छी लगती है। 17 बिलियन से ऊपर आपका रिजर्व है और 258 मिलियन का सिर्फ आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है, 9% की मोबाइल सेल बढ़ गई है, फिर आपका 49% की जो है ना आईटी की सेल बढ़ गई है, आईटी की एक्सपोर्ट बढ़ गई है, फिर आपने बताया कि 17% फर्टिलाइजर की सेल बढ़ गई है। तो ये सारी चीजें जो है ना गुडीज, उसके अंदर बहुत अच्छा लगता है। अब मेरा सवाल उनसे यही था, आपसे भी, आपके तवज्जो से मेरा सवाल ये है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास फिस्कल स्पेस आ गई, आपके पास अब है ना फिस्कल स्पेस, आपके पास माली वजह आपने पैदा कर ली, आपकी अपनी पॉलिसी से बहुत मुबारक हो, आपको बहुत अच्छा काम किया आपने, अब ये आ गए ना, अब आपने इसका जो फ्रूट है ये कॉमन आदमी तक पहुंचाना है, उसको पहुंचाने के लिए आपने उसको इस्तेमाल किया। या आप एक रोड मैप देते कि अब हमारे पास फिस्कल स्पेस आ गई है, हम IMF को सलाम करने जा रहे हैं, इंशाल्लाह अगले साल तक इसको हम अपने साथ कर लेंगे, क्योंकि कोई भी काम अच्छा करने जाते हैं तो उनका जवाब एक ही होता है, IMF नहीं मानता है। इलेक्ट्रिसिटी की रेट कम कर दो, बोला IMF नहीं मानता है, सर्कुलर डेट है। अरे भाई आप दाम जो कॉस्ट है उससे ज्यादा बेच रहे हो, बोला IMF नहीं मानता है।
कोई भी आप बात का आप सवाल करें तो वो कहते हैं IMF नहीं मानता। जी मोतीवाला साहब सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन ये बताइएगा कि IMF तो आपको एक रोड मैप दे देता है, एक डायरेक्शन दे देता है, ये तो किसी ने नहीं कहा कि आगे उसको डायलॉग में लेकर के जाना या अपनी गुजारिशात सिफारिशात IMF के सामने रखना, उसकी इम्प्लीमेंटेशन और डिस्कशन से तो किसी ने ऐसा तो नहीं है कि जी वो बिल्कुल एज इट इज़ कोई कॉपी पेस्ट हो रहा है, तो उसमें हम अपनी व्यू पॉइंट्स बिल्कुल, क्या आपको लगता है कि डिस्कशन हो सकती है या बिल्कुल एज इट इज़ हमें इम्प्लीमेंट करना होता है, बजट वहीं से बन के आता है? मैं आपको बात बताऊं, ये FTR की जो बात है, मीटिंग हो रही थी तो कैबिनेट के अंदर, तो मैंने ये रेस किया पॉइंट, मैंने कहा जी आपको नहीं, जो आपने जो रेगुलर स्कीम में ले गए आप उसका मुझे बताएं कितने पैसे आपको चाहिए तो उसको हम कर देते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर सेठ के बिल्कुल बात कर रहे हैं मोतीवाला साहब, बताइए फाइनेंस मिनिस्टर से कहा, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि ये IMF की कंडीशन है, हम इसको कुछ नहीं कर सकते। तो ये इस हद तक पोजीशन है, और मैं आपकी जो राय है मैं उससे मुत्तफिक हूँ कि देखिए IMF इतना बड़ा इदारा है, दे डोंट हैव टाइम टू गो इनटू माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑफ द कंट्री। उनके पास 159 हैं जो उनके क्लाइंट्स हैं, कि हम तो नहीं जो लगे बिल्कुल एशियन आना तो हमारे पीछे नहीं लगेगा। वो मेरा ख्याल यही है, जो आपका ख्याल है कि वो एक इंडिकेटर देते हैं कि आपको गैस के सेक्टर में सर्कुलर डेट इतना होना चाहिए, इससे ऊपर ही जाना चाहिए। वो ये नहीं कहते कि आप क्रॉस सब्सिडी दे के इंडस्ट्री को बिठा दो, मैं ये मानता हूँ, लेकिन उनका कहना ये है कि नहीं, वो कहते हैं जी इंडस्ट्री से आप क्रॉस सब्सिडाइज करें और उसके साथ आप वो करें। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सर्कुलर डेट जो क्रिएट हो रहा है उसको दे। हमने उससे कहा कि भाई काम ये कर लें आप, ये अगर ये इस तरह की उनकी बात है तो आप ऐसे GC है सुई सदर्न गैस कंपनी, उसको आप 2 हिस्सों में तकसीम कर दें, एक को इंडस्ट्री कर दें जी, एक की सप्लाई को आप अदर देन इंडस्ट्री डाल दें। जब अदर देन इंडस्ट्री को डाल देंगे आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि भाई ये कौन कितने पे कहाँ बैठा है और किस तरह से हो रहा है, और आपको आ जाएगी कि कौन। अब आप देखें 98% जो है ना रिकवरी है फ्रॉम इंडस्ट्री और 53% है फ्रॉम दी अदर सेक्टर्स। आप मुझे बताएं कि आप उनको वो पैसे यहाँ से निकाल के एक्सपोर्ट की को स्टेक पे लगा के आप जो है ना उनको आप दे रहे हैं सस्ती गैस और फर्टिलाइजर को दे रहे हैं। आप अगर आपने देना है तो आप IMF से कह सकते हैं कि बजट में प्रोविजन रखना पड़ेगा आपको, इसके बगैर नहीं हो सकता। अब बजट की प्रोविजनिंग से आप जितनी चाहें उसको उनको दे दें, मराद जो देना दे दें, लेकिन आप कॉस्ट से ज्यादा इंडस्ट्री को जब आप बेचेंगे जो कि दुनिया में कहीं नहीं है तो आप इंडस्ट्री नहीं करती, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा। सही। डॉक्टर शुमाइल ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर शुमाइल आपका बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर शुमाइल, अभी बात यही हो रही थी कि हम कहते हैं कि जो हमारे हाथ बंधे हुए हैं और IMF से हम किसी डिस्कशन किसी डायलॉग में नहीं जाते। तमाम चैम्बर के सदूर, आप भी फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं रावलपिंडी चैम्बर के, तो एक तो किस हद तक मायूसी हुई है बिज़नेस के हलकों को, आज जो पॉलिसी रेट को कम नहीं किया गया उसको बरकरार रखा गया। दूसरा ये कि एक डमी भी तमाम जो फेडरेशंस हैं, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एक डमी बजट बना के दिया था गवर्नमेंट को और ये कहा था कि इस तरीके से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके बेहतरी लाई जा सकती है। बट पिछली दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी ये हुआ कि सारी जो एक डाटा इकट्ठा कर लिया गया, सबकी ओपिनियंस भी ले लिए गए, लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो आप क्या समझते हैं कि क्या बिजनेस के हल के मुत्तफिक हैं इससे? जी बहुत शुक्रिया। असल में बात यह है, जिस तरह अभी आप लोगों की डिस्कशन में सुन रहा था और जुबैर साहब भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, देखिए हम लोग हमेशा से ये तमाम चीज़ें कहते कहते थक चुके हैं और ये बात बात रिपीट होती है, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो हमेशा से यही होता है, स्टेबलाइजेशन और फिर एग्जिट और उसके बाद फिर दोबारा से हम वापस आ जाते हैं। तो बात यह है कि बिल्कुल ये बात सही है कि हमने स्टेबिलिटी हासिल कर ली, वेरी गुड। अब इसको हमने कन्वर्ट करना इनटू ग्रोथ हमें, हमारा सर्वाइवल है। ग्रोथ ये कोई प्रिविलेज नहीं है कि जी हमें ग्रोथ करनी है, बहुत कोई लग्जरी नहीं है, ये हमारी ज़रूरत है। हमारे मुल्क की ग्रोथ इसलिए ज़रूरी है कि हमारी पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ रही है और उनकी डिमांड्स और उनकी ज़रूरियात अगर हम ग्रो नहीं करेंगे एज अ कंट्री तो हम मुश्किलात का सामना होगा। अच्छा, अब इन हालात में इस बजट के अंदर वही चीज़ें आई हैं जो गुज़िश्ता साल में थी और डेफिनेटली IMF का कंधा इस्तेमाल करते हुए, और आज भी मैं सुबह एक मीटिंग में था तो ठीक है हमारे पास लेवरेज कम होता है, हमारे पास बहुत ज़्यादा रूम नहीं है, तो रूम किसने क्रिएट करना है? रूम भी गवर्नमेंट ने क्रिएट करना है। तो वो रूम क्रिएट करने के लिए
अपने एक्सपेंसेस को कर्टेल करना है, अपनी मिस गवर्नेंस के जरिए से जो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट होती है, लॉसेस क्रिएट होते हैं, उनको बंद करना है, डाइवेस्ट करना है। लेकिन वो बहुत स्लो है, द प्रोसेस इज टू स्लो। आबादी जो है 3% के हिसाब से ग्रो कर रही है, उनकी जरूरियात बढ़ रही हैं, मुल्क तेजी से बढ़ रहा है। और इन हालात में जो है, आप पूरे साल में अगर आप 1 या 2 चीज को प्राइवेटाइज करते हैं, लिस्ट बहुत लंबी है। और हमारे लॉसेस, चाहे वो गैस के हों, चाहे वो बिजली के हों, चाहे वो और स्टेट ओन एंटरप्राइजेस के हों, तो वहां से हमें कुछ स्पेस क्रिएट करना है। वो हमें वादे तो हर दफा होते हैं, इस दफा भी वादा है कि हम इतने डिस्कोस को कर देंगे, हम इतने इसको कर देंगे, लेकिन वो फिर ट्रांसपायर नहीं होता। तो असल चीज जो बजट के अंदर मिसिंग होती है वो यही होती है कि वी नेवर लर्न कि जी पिछली दफा हमने क्या किया था, क्या हासिल किया था। सर्वे के अंदर बिल्कुल हेडलाइंस होती हैं, हाईलाइट्स होती हैं, लेकिन व्हाई डिड वी डू नॉट अचीव दोज टारगेट्स और किस तरह से उनको इम्प्रूव करना है, उनके बारे में कोई सीखने का अमल नहीं होता और उससे आपकी इम्प्रूवमेंट का कोई अमल नजर नहीं आता। तो वही चीज है, इट इज स्टेटस को का बजट है विद माइन्यूट, आप कह सकते हैं कि छोटी छोटी सी एडजस्टमेंट्स which are just at the ends, कि जी ठीक है, आपने दरमियाने तबकात को थोड़ा सा, उनको आपने कहीं से 5% रिलीफ दे दिया, कहीं से 3% दे दिया सैलरी, क्योंकि बहुत ज्यादा पूरे साल में शोर था। तो वो उस हद तक जरूर ठीक है, उन लोगों के लिए डेफिनेटली कुछ थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस हो जाएगी। लेकिन ओवरऑल जो इकोनॉमिक जो मसाइल हैं वो वहीं के वहीं हैं। हमें जो अपना खला है वो पूरा करने के लिए हमें वही तमाम चीज़ें इख्तियार करनी पड़ेंगी जो गुज़िश्ता सालों में है। हमारा दारोमदार, हमारा जो ड्राइवर्स हैं वो भी वही हैं, हमारे जो रेवेन्यू की जिनके ऊपर हम चल रहे हैं वो भी वही हैं। तो इट्स द सेम थिंग, उसके अंदर हमें कोई नयापन नजर नहीं आया। पिछले पूरे साल में नए लेयर्स क्रिएट हो गए, नए डिपार्टमेंट्स क्रिएट हो गए, फेडरल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे और जगहों पे। और वो क्या हुआ कि जी पिछले वाले को चूंकि ठीक नहीं कर सकते थे, तो एक नई डिपार्टमेंट और उसका पूरा एक ताम झाम क्रिएट हो जाता है। और उसके नतीजे में मजीद जो सारिफ है, यूजर है, कंज्यूमर है या सिटीजन है, उसके लिए उसकी जिंदगी में मजीद और जो है कंप्लायंसेस में इजाफा हो जाता है। तो सिंप्लिसिटी, मिनिमलिस्ट एंड जिसे कहते हैं प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ हमें आगे बढ़ना होगा, और वो हम इंतजार कर रहे हैं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शुमाइल आपका। जुबैर मोतीवाला साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। साइमा सुखेरा को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।